भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 गुनाह माफ करेंगे, यानी सुधरने के 100 मौके देंगे। और यही किया भी, 100 गलतियां माफ की, लेकिन 101वीं गलती पर सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का खात्मा कर दिया। महाभारत का यह किस्सा चीन पर सटीक बैठता है। सवाल यह है कि क्या चीन के भी 100 गुनाह पूरे हो चुके हैं? क्या चीन की अति का अंत करीब आ चुका है? जो बाइडेन को अमेरिका की गद्दी पर बैठे बमुश्किल 5 महीने का वक्त हुआ है, लेकिन इन 5 महीनों में ही जो बाइडेन चीन की साजिशों से इस कदर तंग आ चुके हैं कि चीन को उन्होंने आखिरी चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं, अटलांटिक महासागर में महाबम दागकर चीन को उसके अंजाम का ट्रेलर भी दिखा दिया। ये रिपोर्ट देखें। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। एक धमाका, जमीन कांप उठी, समंदर थर्राया जब अमेरिका ने चीन की बारूदी साजिशों के अंजाम का ट्रेलर दिखाया। समंदर की कांपती लहरों और सहमी सरहदों का ये वो बारूदी बवंडर है जिसके आगोश में तबाही की अंतहीन दास्तां सिमटी हुई है। ये महज धमाका नहीं है, ये अमेरिका की चुनौती है उस चीन के लिए जो खुद को सर्वशक्तिमान मानने का मुगालता पाले हुए है। करीब 18,000 किलो के इस महाबम को युद्धपोत से समंदर में गिराया गया। धमाका इतना जोरदार था कि समंदर में करीब 4 तीव्रता की सुनामी आ गई। अमेरिकी नौसेना ने इसे फुल शिप शॉक ट्रायल करार दिया, लेकिन दुनिया इसे चीन की साजिशों का अंत का आगाज मान रही है, क्योंकि अमेरिका ने समंदर में बारूदी बवंडर का ट्रेलर ही नहीं दिखाया, बल्कि चीन को फाइनल वार्निंग भी दे दी है। China must allow an investigation to proceed within its territory. Either they will allow, in a responsible way, investigators in to do the real work of figuring out where this came from, or they will face isolation in the international community. अमेरिका ने चीन को 2 विकल्प दे दिए हैं। पहला ये कि चीन कोरोना की जांच की इजाजत दे, या फिर दुनिया चीन का हुक्का पानी बंद करने को तैयार हो। अमेरिका ने इतना ही कहा और चीन को मिर्ची लग गई। ये कहना बेबुनियाद है कि चीन कोरोना वायरस के ओरिजिन की जांच से इनकार करता है। ये कहना सही नहीं है कि चीन दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। इसमें कोरी सियासत है। चीन ने कहा है कि वो जांच से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन 1.5 साल से यही कर रहा है। माओ के मुल्क के इसी फरेब में उलझकर दुनिया कोरोना से जूझती रही है, इसलिए अमेरिका ने चीन पर चाबुक चलाने की तैयारी कर दी है। पता है कैसे? तो जानिए। बाइडेन अपने पहले विदेश दौरे पर यूरोप गए। G7 देशों को चीन के खिलाफ लामबंद किया। G7 समिट से पहले चीन के खिलाफ बयान जारी हुआ, जिसके बाद बाइडेन ने चीन के सरपरस्त पुतिन को भी साथ लिया। यूरोप में कूटनीति का ट्रेलर दिखाने के बाद बाइडेन की पलटन अमेरिका लौटी, और लौटते ही चीन को जंग का ट्रेलर भी दिखा दिया। अब सवाल यह है कि चीन क्या करेगा? चीन वही करेगा जो वो करता आया है। वैसे भी माओ के मुल्क के सुधरने की उम्मीद बहुत कम है। जिस तरह से एक जख्मी सांप फिर से फुफकारता है, उसी तरह से ड्रैगन आखिरी बार तमाशा दिखाने के लिए तैयार है। ठीक 10 दिन बाद बीजिंग में यूं ही जश्न होगा। ऐसे ही लाल सेना अपने सुल्तान को सलाम पेश करेगी। इसी तरह टैंक तोपों की परेड निकलेगी, और ऐसे ही मेड इन चाइना मार्का जंगी जहाज आसमान में रेस लगाएंगे। लाल झंडे वाले तानाशाह ने इस तमाशे का मेन्यू भी तैयार कर लिया है। 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर चीन ने अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर ली है। जिनपिंग की तरफ से जवानों को वफादारी की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही चीन अपने हर घातक हथियारों की परेड निकालेगा। जिनपिंग जानते हैं कि वो बुरी तरह घिर चुके हैं। वक्त ऐसा आ चुका है जब ड्रैगन की पीठ सीधी करने के लिए दुनिया के ताकतवर देश हंटर लेकर तैयार हैं। इसलिए जिनपिंग बीजिंग की बर्बादी से पहले अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन क्या दुनिया डरेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब पूरी दुनिया चीन की हकीकत को जान चुकी है। चीन सिर्फ पीठ में खंजर घोंपना और गीदड़ भपकियां देना जानता है, और इसका लेटेस्ट प्रमाण क्या है आप खुद देखिए।
चीन ने यह गीदड़ भभकी तब दी थी जब अमेरिका के जंगी जहाजों ने बीजिंग का रुख किया था। चीनी चीखते रहे, लेकिन अमेरिकी जहाजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद जिनपिंग के शागिर्दों की बारूदी उछलकूद शुरू हो गई। बावजूद इसके काफी दूर तक चीन की सरहद में दाखिल होने के बाद अमेरिकी जहाज वापस लौटे। सवाल यह है, ये हुआ कैसे? तो इसे समझिए। अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी से गुजर रहा था। इसी दौरान चीन ने ताइवान में घुसपैठ की बड़ी साजिश की थी। इसी का जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने फाइटर जेट चीन की तरफ भेज दिए थे। वैसे ये वाकया पिछले साल मई में हुआ था, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चीन ने अब जारी की है। यानी इतना समझ लीजिए कि ये चीन का उसी तरह का प्रोपेगेंडा है जिस तरह तिब्बत में बारूद बरसाकर ताकत का तमाशा दिखाता रहता है। लेकिन इस बार मसला सीरियस हो सकता है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश चाइनीज वायरस से पीछा छुड़ा चुके हैं। ताकतवर देशों के नए गुट बन चुके हैं। ऐसे में दुनिया चीन की दादागिरी को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। सवाल यह है कि क्या चीन से निपटना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। माओ के वारिसों की चमड़ी बहुत मोटी है। चीनियों को सीधी बात समझ में आती ही नहीं है। यही वजह है कि अब बीजिंग के तानाशाह को उसी के तरीके से घुटनों पर लाने की तैयारी हो चुकी है। आप देखिए कैसे। ये तस्वीरें साउथ चाइना सी की हैं, जहां हमारे नेवी के जंगी जहाज आईएनएस इरावत ने डेरा जमाया हुआ है। योग दिवस के मौके पर युद्धपोत पर सवार जवानों ने वियतनाम के कैमराना बे इलाके में योग किया। आईएनएस एरावत कैमराना बे इलाके में तैनात किया गया है। भारतीय युद्धपोत ऐसे वक्त में साउथ चाइना सी पहुंचा है जब चीन लगातार साउथ चाइना सी में साजिशों को अंजाम दे रहा है। इसलिए बीजिंग का तानाशाह बौखला उठा है। वायरस विलन को दुनिया इस बार जमीन के साथ ही समंदर वाली सरहद से घेरने की तैयारी में है। इसलिए सुपर पावर अमेरिका ने कमर कस ली है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप साउथ चाइना सी में तैनात हो चुका है। अमेरिका के इस जंगी बेड़े की अगुवाई यूएसएस रोनाल्ड रीगन कर रहा है। वैसे तो ऐसा पहले भी होता रहा है। अमेरिकी नेवी की 7th फ्लीट भी साउथ चाइना सी में गश्त करती रही है। लेकिन इस बार मामला बेहद सीरियस हो चुका है, क्योंकि चीन हर दूसरे दिन ताइवान पर कब्जे की रिहर्सल कर रहा है। माना जा रहा है कि 1 जुलाई को चीन अपनी ताकत की नुमाइश की आड़ में ताइवान पर कब्जे की साजिश कर सकता है। लेकिन वाकई अगर ऐसा होता है तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल जश्न के माओ के मुल्क की मातमी तारीख बनने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। ताज्जुब होता है तानाशाही की सनक और ताकतवर बनने की हनक किसी मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह नाकामी और बर्बादी के मुहाने पर ला सकती है। चीन से बेहतर इसकी बानगी नहीं हो सकती। चीन की तरह ही जिनपिंग के पिछलग्गू पाकिस्तान और तुर्की का भी हाल है, जो इन दोनों जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान राफेल फाइटर जेट के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। सवाल यह है कि तुर्की और पाकिस्तान की साजिश की हमें परवाह करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, ये रिपोर्ट बताएगी। ताकत ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये दुश्मनों के लिए काल है। राफेल ऐसा फाइटर जिसकी कयामत बरसाने वाली ताकत को दुनिया जान चुकी है। उसी राफेल के खौफ से चीन के साथ ही पाकिस्तानी चंडालों की पूरी तरह नींद उड़ चुकी है। जैसे जैसे हमारे जंगी जहाजों के बेड़े में राफेल की तैनाती बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान के कायरों का हलक सूखने लगा है। इसलिए जिन्ना के वारिस अपने नए माई बाप तुर्की के तकड़मी तानाशाह की शरण में पहुंच गए हैं। आसमान में बादलों के ऊपर रेस लगाते फाइटर जेट की तस्वीरें तुर्की की है, जहां पाकिस्तान अपने नए माई बाप के साथ जंगी रिहर्सल कर रहा है। इस एक्सरसाइज को एनाटोलियन ईगल 2021 नाम दिया गया है। 21 जून से शुरू हुई ये एक्सरसाइज 2 जुलाई तक चलेगी। एक्सरसाइज में तुर्की और पाकिस्तान के कई देश शामिल हैं। खास बात यह है कि तुर्की के आसमान में बाजवा के बुज़दिल उसी राफेल फाइटर जेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमारी सरहदों का सबसे बड़ा निगहबान है। आप कहेंगे कि पाकिस्तान के पास राफेल कहां से आए, तो जान लीजिए
कि इस एक्सरसाइज में कतर भी हिस्सा ले रहा है। एक्सरसाइज में कतर के 4 राफेल फाइटर जेट, अजरबैजान के 2 MiG-29 और पाकिस्तान के 5 JF-17 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तानी कतर के राफेल और अजरबैजान के MiG-29 दोनों से ही जंग का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें तुर्की भी अपने दत्तक पुत्रों की मदद कर रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान और तुर्की की साजिश की क्या हमें परवाह करनी चाहिए? जवाब ऐसे समझिए। फ्रांस से खरीदे गए 36 में से 24 राफेल विमान एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में राफेल फाइटर विमान इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में पाकिस्तान एक्सरसाइज के दौरान राफेल को लेकर जानकारी हासिल कर सकता है। वैसे तो चीन का कबाड़ समेटने वाले जिन्ना के वारिसों की इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन तुर्की के तानाशाह की सनक नियाजी के नालायकों के दिमाग में बारूद भर सकती है। तुर्की का दावा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद एक दूसरे से सीखना है, साथ ही एक दूसरे को जानकारी, युद्ध कौशल और तजुर्बे को साझा करना है। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की और पाकिस्तान तो हर 6 महीने में इसी तरह का हवाई तमाशा दिखाते रहते हैं। इसलिए सवाल लाजमी है कि इतने साल में दोनों ने कुछ नहीं सीखा। इमरान ने एर्दोआन से तानाशाही का तजुर्बा सीखा है, तो तुर्की ने पाकिस्तान से मक्कारी की तालीम ली है और दोनों को जंग की एक जैसी बीमारी लगी हुई है। ऐसे में इसका इलाज सिर्फ बारूदी सर्जरी से ही हो सकता है। महीने भर पहले जब इजरायली फौज गाजा में बारूद बरसाकर हमास को हल्कान कर रही थी, तब सबसे ज्यादा चीख तुर्की के तानाशाह की ही निकल रही थी। तो उसी वक्त पाकिस्तानी भी मातम मना रहे थे। इतना ही नहीं, एर्दोआन से लेकर इमरान तक में हमास का वारिस बनने की होड़ तक लगी थी। इजराइल के हमलों के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान दोनों घड़ियाली आंसू बहाते रहे। महीने भर बाद दोनों मिलकर बारूद बरसा रहे हैं। ये एक्सरसाइज तुर्की के एनाटोलियन ईगल ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। खास बात यह है कि एक्सरसाइज को युद्ध जैसे हालात में अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कितना भी जोर लगा ले, तुर्की के तानाशाह के कंधे पर चढ़कर कितना भी उछल लें, F-16 उड़ाए, JF थंडर उड़ाए, जो चाहे उड़ाए, लेकिन जिन्ना के वारिसों ने जिस दिन हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजर डाली, जिन्ना का मुल्क धरती से उड़ जाएगा, इतना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसी मुल्क को नेस्तनाबूद करना हो तो दीमक की तरह पेश आओ, जिसमें रानी दीमक कहीं नजर नहीं आती। वो सिर्फ हुक्म जारी करती है और लाखों की तादाद में उसकी सेना ठेठ जमीन के अंदर से आकर महलों तक को खोखला कर लौट आती है। चीन की नीतियां भी ऐसे ही हैं, जो हर बार अपने लिए नया शिकार तलाशता रहता है। पाकिस्तान तो चीन की संगत में बर्बाद हो चुका है। अब जिनपिंग के शागिर्दों की संगत में रहकर नेपाल भी बेअक्ली जैसी बातें करने लगा। योग दिवस के दिन योग को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक और विवादित बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुने। जोश था, जज्बा था और योग से निरोग रहने का संकल्प था। दुनिया के एक छोर से दूसरे किनारे तक धरती योग में रही। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी विरासत से साक्षात्कार करती रही। पड़ोसी देश नेपाल में भी योग दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया। लेकिन इसी मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान दे दिया। ओली ने कहा कि योग दुनिया को नेपाल की देन है। क्या वाकई ऐसा है? जरा ओली साहब को सुनिए तो। नेपालमा योग उत्पन्न भएको हो, योगको उत्पत्ति नेपालमा भएको या उत्तराखण्डमा भएको भन्नुहुन्न। महर्षि पतञ्जलि जस्ता महर्षिको यहीँ अभ्यास, यहीँ जन्म भएको थियो, यहीँ अभ्यास गरेका थिए। कपिल मुनि यहीँ अभ्यास, योगका सांख्य दर्शनका प्रवर्तक र योगका व्याख्याता कपिल मुनि यहीँ का थे। मानते हैं कि नेपाल और भारत की हजारों साल पुरानी साझा विरासत है। जानते हैं कि दोनों देशों का रोटी बेटी का नाता है। लेकिन योग का जन्म नेपाल में बताकर ओली ने एक बार फिर विवाद को जन्म दे दिया है। वैसे पहली बार नहीं, साल भर के दौरान केपी ओली ऐसे कई बयान दे चुके हैं। कभी बॉर्डर पर नक्शेबाजी, कभी भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर आधारहीन बयान, कभी कोरोना को लेकर हमारे देश के खिलाफ भड़काऊ बातें, तो कभी सरहद पर गोलियां। पिछले साल भर के दौरान
ऐसे कई वाकये हुए हैं जो नेपाल की बदली हुई नियत और फितरत का इशारा कर रही है। चीन की शह पर नेपाल लगातार उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। सवाल यह है कि क्या नेपाल को सिर्फ चीन भड़का रहा है? क्या चीन ने ही नेपाल की नियत बदली है? क्या ओली सिर्फ जिनपिंग के इशारे पर चल रहे हैं? अब तक ऐसा ही लगता था, काफी हद तक हकीकत भी यही है। लेकिन जिस तरह से ओली के विवादित बयान सामने आते रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि काठमांडू की सत्ता पर बैठे ओली सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के दावे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमारे और नेपाल के बीच बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। हजारों साल पुरानी साझा विरासत है, जिस नेपाल को हमारे देश ने हमेशा छोटे भाई की तरह दुलार दिया। वहीं नेपाल जब हमारे खिलाफ साजिशों का साझीदार बनता है तो गुस्सा नहीं, दुख होता है। अगर वक्त रहते नेपाल के हुक्मरानों के अक्ल पर पड़ा चीन का पर्दा नहीं हटा तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। परवादेशी में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।